Okay. The topic we are going to discuss today is regarding the energy relation, which is known as bioenergetics. Uh, I'll be giving you an overview. What is bioenergetics? What is energy relation? First of all, you must listen to me carefully. It's my request. Listen to me carefully first. Then I will be going into the details of what actually this bioenergetics deals with. Uh, you people have already studied in physics. I think you have already studied about the potential energy, kinetic energy, elastic potential energy. Is it ना? आप लोगों ने पढ़ा हुआ होगा. वर्क एनर्जी पावर फिजिक्स में पढ़ लिया है. ओके यस. वर्क एनर्जी पावर आप लोगों ने पढ़ लिया हुआ है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स. मुझे चैट बॉक्स में बताइए जरा अगर आप लोगों ने पढ़ लिया तो. ये आधा आज पढ़ा है. आज ही पढ़ा है. ओके ओके वेरी गुड. इस दैट्स गुड. दैट्स गुड. ठीक है. आप लोग बेसिकली हाँ, जो ये बायो एनर्जेटिक्स का जो चैप्टर है इट इज आल्सो रिलेटेड विद द एनर्जी. Whatever the examples I will quote over here, that will be most relevant with the bio and physics. So this topic will not only help you understand the biological energy relationship, but also it will help you to understand uh, uh, what are energy as far as the physics is concerned, what are the different energies as far as physics is concerned. ठीक है. जब हमने डिस्कस किया था सेलुलर स्ट्रक्चर और एंजाइम्स, we discussed about the metabolism and we discussed about that cell is an open system. जब हम लोगों ने सेलुलर ऑर्गेनेल्स वाला चैप्टर पढ़ा था, सेल एंड ऑर्गेनेल्स, उसमें हमने वी डिड डिस्कस अबाउट दैट सेल इज एन ओपन सिस्टम. मैं रिवाइज भी आपको करवा देता हूँ व्हाट इज एन ओपन सिस्टम. Open system means that the molecules can enter a cell and can leave the cell with quite easiness. बड़ी आसानी के साथ जो है वो कुछ मॉलिक्यूल्स जो हैं, कुछ सब्सटेंसेस जो हैं, कुछ सब्सटेंसेस जो हैं वो आसानी के साथ सेल के अंदर एंटर हो सकते हैं और लीव भी कर सकते हैं. ठीक है. और जब वो सेल के अंदर एंटर होते हैं तो अपना जो भी उनका पर्पस होता है, दे सर्व देयर पर्पस, दे रेंडर देयर सर्विसेज, और फिर उनकी वजह से जो बाय प्रोडक्ट्स बनती हैं, जो वेस्ट प्रोडक्ट बनती हैं, दे आर रिलीज आउट ऑफ द सेल. दैट्स व्हाई सेल इज नोन एज एन ओपन सिस्टम. But to move the substances, to move across the cell and to move for the organelles to work properly, जितने भी सेल के अंदर ऑर्गेनेल्स हैं, जितने भी सेल के अंदर सब्सटेंसेस हैं, उनको वर्क करने के लिए, अपना रिएक्शन परफॉर्म करने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है. अब वो एनर्जी कहाँ से आती है, कैसे आती है, उसका क्या रोल है, वही हमने पढ़ना. तो अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करें तो बेसिकली हमारी बॉडी के अंदर टू टाइप्स ऑफ एनर्जी जो है मोस्ट प्रोमिनेंट. There are two types of energies which are more prominent in human body, in animal body, and even in a plant body. What kind of energies those are? These are known as kinetic energy and potential energy. I hope ये आप लोगों ने आज physics में पढ़ भी लिया होगा. What is kinetic energy and what is potential energy? Kinetic energy is a type of energy uh, which helps in the movement. जो फिजिकल मूवमेंट होती है एक जगह से दूसरी जगह मूव करना, वो किसकी वजह से होती है? वो काइनेटिक एनर्जी की वजह से. ठीक है. सो काइनेटिक एनर्जी रिजल्ट्स इन द मूवमेंट ऑफ द सब्सटेंसेस, इन द मूवमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? पोटेंशियल का मतलब होता है एबिलिटी टू डू वर्क. आपके अंदर कैपेबिलिटी है, आपके अंदर ये एबिलिटी है, ये पोटेंशियल है कि आप कोई काम करने की या मूवमेंट की अहलियत रखते हैं, बेशक आप उस वक्त वो काम ना भी कर. दैट इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी. अब ये काइनेटिक एनर्जी हमारी बॉडी में कहाँ से आती है और पोटेंशियल एनर्जी हमारी बॉडी में कहाँ से आती है? यू मस्ट लिसन टू दिस केयरफुली बेटर एंड अटेंटिवली. अच्छा. अब वो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, दैट टोटली डिपेंड्स ऑन द फूड वी ईट. जो खाना हम खाते हैं ये उस पर डिपेंड करती है, उसका ब्रेक डाउन होता है. हमने माइटोकॉन्ड्रिया में पढ़ा था
Mitochondria is known as the powerhouse of the cell. Powerhouse means it provides all the necessary energy for all the activities of the cell. और जब सेल की एक्टिविटी होती है तो एक ऑर्गेनिज्म की एक्टिविटीज है वो परफॉर्म, ठीक है। अब वो एनर्जी किस फॉर्म में, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। सबसे पहले हम पोटेंशियल एनर्जी को डिस्कस कर लें। पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ केमिकल बॉन्ड्स। आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ लिया होगा व्हाट आर आयनिक bonds and what are covalent bonds, what are coordinate covalent bonds, what are metallic bonds, is it ना? अगर आप लोगों ने ये पढ़ लिया तो मुझे चैट बॉक्स में बॉन्ड कीजिए। आयनिक बॉन्डिंग, कोवलेंट बॉन्डिंग वगैरह पढ़ लिया, ओके गुड। अच्छा, अब देखें आयनिक बॉन्ड्स के हवाले से आप लोगों ने पढ़ा कि दीज आर द टाइप ऑफ बॉन्ड्स which are formed by the complete transfer of electron from one metal atom to another non metal atom, ठीक है। नॉन मेटल, मेटल से नॉन मेटल की तरफ जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है तो इस किस्म की बॉन्डिंग को हम आयनिक बॉन्डिंग। अब रिमेंबर वन थिंग, दिस इज द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर है दैट इज एक्चुअली द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी हमारे लिए। जो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी जो हमारी बॉडी में प्रोड्यूस हो रही है दैट इज बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। अब वो फूड के ब्रेक डाउन होने की वजह से भी इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होते हैं। मेनली द मेन सोर्स इज द फूड वी, जो खाना हम खाते हैं उसमें केमिकल्स होते हैं। कौन कौन से केमिकल्स होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, लिपिड्स, फैट्स, ठीक है। ये तमाम जो न्यूट्रिएंट्स हैं ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, लेकिन ये हमें एनर्जी कैसे प्रोवाइड करते हैं, वो एनर्जी किस फॉर्म में है, दैट इज द मेन क्वेश्चन। अब जितने भी ये कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, फैट्स हैं, दे आर केमिकल्स, ठीक है। और उन केमिकल्स में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन वगैरह ये तमाम एलिमेंट्स मौजूद हैं। और वो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन आपस में केमिकली बॉन्डेड है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि वो जो बॉन्ड्स मौजूद हैं उन एलिमेंट्स के दरमियान, वो बॉन्ड्स जो हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर पोटेंशियल एनर्जी, ठीक हो गया। जब हम वो कंज्यूम करते हैं, जब हम वो खाना खाते हैं, जब हम वो केमिकल्स खाते हैं, ठीक है, तो हमारी बॉडी में जाके उनका ब्रेक डाउन होता है। वो हमने ब्रेक डाउन डिटेल में पढ़ा, वो कैसे होता है एंजाइम वाले चैप्टर में, कि एंजाइम्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्रेक डाउन ऑफ दोज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस। जब वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस यानी कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, इनके जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस कहलाते हैं। जब उनका ब्रेक डाउन होता है तो बेसिकली उनके बॉन्ड ब्रेकिंग हो रही होती है। जब बॉन्ड ब्रेकिंग होती है तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो निकलते हैं। जब इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे तो फिर एनर्जी प्रोड्यूस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का निकलना, गेन होना, इलेक्ट्रॉन का लूज होना या लॉस होना, इलेक्ट्रॉन का गेन होना, ये इसका डायरेक्टली रिलेशन जो है एनर्जी गेन और लॉस है, ठीक हो गया। जब वो सिंपलेस्ट फॉर्म में फूड कन्वर्ट हो जाती है तो हम कहते हैं लॉट ऑफ एनर्जी इज बीइंग रिलीज, लॉट ऑफ हीट इज बीइंग रिलीज। वो जो हीट रिलीज होती है वो दूसरे केमिकल रिएक्शंस को अकर करवाने के लिए भी इस्तेमाल होती है, द एक्टिवेशन एनर्जी वी स्टडीड इन द लास्ट चैप्टर, ठीक हो गया। अब फूड जो है अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है बाय द एक्शन ऑफ द एंजाइम, ठीक है। अब वो जो है फूड जब माइटोकॉन्ड्रिया में जाके ब्रेक डाउन होगी, ठीक है, जब वो फूड, बेटे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जब वो फूड जो है माइटोकॉन्ड्रिया में जाके ब्रेक डाउन होगी तो इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे, इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा, इलेक्ट्रॉन का गेन होगा। तो वो इलेक्ट्रॉन कुछ सब्सटेंसेस गेन कर लेंगे फॉर देयर मूवमेंट, काइनेटिक एनर्जी होगी। कुछ सब्सटेंसेस जो है इलेक्ट्रॉन को गेन करके अपने अंदर स्टोर कर लेंगे, दैट स्टोर्ड एनर्जी विल बी इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। अब वो तमाम जितने भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस जिनमें इलेक्ट्रॉन्स का गेन होता है और लॉस होता है, उन्हें हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शंस। ये आपको बोर्ड पे मैं समझाऊंगा, इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको गौर से समझिएगा। अगर आपने इस कॉन्सेप्ट को फोकस से, कंसंट्रेशन से समझ लिया बेटे, तो आपको बायो एनर्जेटिक्स इवन के इंशाल्लाह अज़ीज़ जब एमफिल तक भी जाएंगे ना, मास्टर्स तक भी जाएंगे, तो आपको ये एनर्जेटिक्स का रिलेशन जो है, रिलेशनशिप कभी भी नहीं भूलेगा। तो वो मेटाबॉलिक रिएक्शंस जिनमें इलेक्ट्रॉन का गेन और लॉस हो रहा था, मोस्टली में यही हो रहा होता है जितने भी मेटाबॉलिक रिएक्शन। तो ऐसे रिएक्शन को हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते
अब रिडॉक्स रिएक्शंस इनकी टू टाइप्स होती हैं। रिडॉक्स रिएक्शंस जो हैं इनकी टू टाइप्स होती हैं, कौन कौन सी? ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। बेटे जब मैं बोर्ड पे लिख रहा होता हूँ उस वक्त मैं बोल नहीं रहा होता, अगर आपको मेरी आवाज ना सुनाई दे इट डजंट मीन के वॉइस जो है वो स्टक कर रही है, ठीक है? अब मेरे ख्याल से आपको आवाज आ रही होगी मेरी। अच्छा, तो रिडॉक्स रिएक्शन की टू टाइप्स हैं, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। अब इन दोनों को समझ लीजिए, मैं इन दोनों की डेफिनेशन आपको यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आपको आसानी से समझ आए। ये मैंने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की डेफिनेशन लिखी है। इसकी डेफिनेशन में थ्री अदर डेफिनेशंस भी आती हैं इसको कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, वो आप लोग इंशाल्लाह जिस केमिस्ट्री में उसको डिटेल में डिस्कस भी कर लेंगे, बट राइट नाउ एज फॉर एज द चैप्टर इज कंसर्न वी आर ओनली कंसर्न विद दीज टू डेफिनेशन। ये ऑक्सीडेशन की है, ये रिडक्शन की है। अच्छा, ऑक्सीडेशन क्या है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। रिडक्शन क्या है? इट इज द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। वो सब्सटेंसेस या वो सब्सटेंसेस या वो रिएक्शंस जिनमें इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है दैट आर नोन एज ऑक्सीडेशन। और वो रिएक्शन जिनमें इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा होता है दोज आर नोन एज रिडक्शन रिएक्शन। और वो एक रिएक्शन जिसमें ये दोनों एट अ टाइम हो रहे हैं, दोनों एट अ टाइम हो रहे हैं, उन्हें हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक हो गया? तो इसलिए मैंने आपको बताया कि रिडॉक्स रिएक्शन में ये दो कॉन्सेप्ट्स आते हैं, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। मैं आपको छोटी सी एक मिसाल देता हूँ। आयरन का जब रिएक्शन होता है कॉपर सल्फेट के साथ, ये जो है आप लोग केमिस्ट्री में भी आपको ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा और बायो में भी हेल्पफुल रहेगा ये कॉन्सेप्ट जो है। आयरन का रिएक्शन होता है कॉपर सल्फेट। अब जो आयरन है ये रिएक्टिविटी सीरीज से मुराद ये है कि आयरन कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है। आयरन जो है वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है। तो जब आयरन का रिएक्शन करवाएंगे कॉपर सल्फेट के साथ तो आयरन क्या करेगी? कॉपर सल्फेट में से कॉपर को रिमूव कर देगी और खुद उसकी जगह ले लेगी। ये रिएक्शन बन रहा है। अब क्या हुआ? आयरन जब भी हम हमारे पास मौजूद होती है तो आयरन जो है हमेशा सॉलिड फॉर्म में होती है। ये मैंने एस लिख दिया। जो कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट हमारे पास एक्वस सोल्यूशन में होता है, एक्वस फॉर्म में होता है। आवाज आ रही? आवाज नहीं आ रही बेटे आप लोगों को? अब आ रही है आवाज सही? आई थिंक अब आ रही होगी आवाज ना? ओके ओके। अब देखें जो आयरन है, आयरन हमारे पास वो सॉलिड फॉर्म में अवेलेबल होता है, जबकि कॉपर सल्फेट है हमारे पास एक्वस सोल्यूशन में होता है। ठीक है? अब जो चीज सॉलिड फॉर्म में होती है, एलिमेंटल फॉर्म में होती है, हम कहते हैं इसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो जीरो होता है। ठीक है? जब ये आयरन सॉलिड फॉर्म में है तो इस पे वैलेंसी कोई नहीं है। लेकिन जब यही आयरन ये आयनिक फॉर्म में है, यहाँ पर आयनिक बॉन्डिंग हुई हुई है, तो यहाँ पर इसकी वैलेंसी +2 है। ठीक है? यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन जो है, मैं इसकी वैलेंसी लिख देता हूँ। जो आयरन की वैलेंसी है वो जीरो है। लेकिन यहाँ पर देखें, यहाँ पर कॉपर सल्फेट में कॉपर की वैलेंसी +2 है, सल्फेट की वैलेंसी -2 है। अब ये +2 और -2 से क्या मुराद है?
ये +2 का मतलब ये है कि कॉपर हैज लॉस्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स। +2 का मतलब क्या है? कॉपर हैज लॉस्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए हैं, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन कहलाता है। अब वो जो 2 इलेक्ट्रॉन्स थे वो सल्फेट ने गेन कर लिए। ठीक हो गया? जब सल्फेट ने वो दोनों इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए तो इसका मतलब ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, तो ये रिडक्शन हो गई। दैट्स हाउ आयनिक बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड, दैट्स हाउ द आयनिक कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड। लेकिन अब क्या हुआ? आयरन की यहाँ पे वैलेंसी जीरो है। जो फ्री स्टेट एलिमेंट होते हैं उनकी वैलेंसी जीरो होती है। रिमेंबर वन थिंग, ये केमिस्ट्री में आपको कॉन्सेप्ट हेल्प करेगा। जो फ्री स्टेट एलिमेंट होते हैं उनकी वैलेंसी जीरो होती है। हम कहते हैं उनका ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो। ठीक है? अब होगा क्या? ये आयरन जो है कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, तो ये आयरन कॉपर को रिमूव कर देगी और कॉपर की जगह लेगी। ठीक हो गया? जब आयरन ने यहां पर कॉपर को रिप्लेस कर दिया, ठीक है, तो कॉपर एलिमेंट फॉर्म में चलेगी, कॉपर सॉलिड फॉर्म में चलेगी, और आयरन खुद जो है वो एक्वस फॉर्म में आ गई यहां पर। राइट? अब यहां पे जरा समझ लीजिए कि आयरन का अपनी वैलेंसी जीरो से +2 में आ जाना, ये +2 में वो कैसे आ गई? बाय द लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो हम कहते हैं कि आयरन हैज बीन ऑक्सीडाइज्ड, आयरन की ऑक्सीडेशन हो गई है। ठीक हो गया? मैं दोबारा बताता हूं। आयरन की यहाँ पे वैलेंसी जीरो है और यहाँ पर आयरन की वैलेंसी +2 हो गई है। ये +2 कैसे हो गई? ये +2 ऐसे हो गई कि उसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, उसने 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस किया है, उसे 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है। तो वो लॉस की वजह से हम कहते हैं आयरन की ऑक्सीडेशन। अब यहां पे देखें, कॉपर ने तो ऑलरेडी 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए हुए थे। अब कॉपर जो है +2 से जीरो में चले गई है। कॉपर +2 से जीरो में चली गई है। इसका मतलब क्या है? वो जीरो में कैसे गई? वो इलेक्ट्रॉन को जब 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेगी तो वो कॉपर एलिमेंटल फॉर्म में चली जाएगी, तो उसकी वैलेंसी जीरो हो जाएगी। तो यहाँ पर कॉपर ने गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन किया है, यहाँ पर कॉपर का गेन हुआ है, तो कॉपर ने इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया, हम कहते हैं कि ये रिडक्शन हुई। ठीक हो गया? मैं इस कॉन्सेप्ट को दोबारा समझा देता हूँ। आयरन की यहाँ पर वैलेंसी जीरो है। फ्री स्टेट एलिमेंट होते हैं, जो एलिमेंट अपनी फ्री स्टेट में मौजूद होते हैं उनकी वैलेंसी जीरो होती है। ठीक है? आयरन की वैलेंसी यहाँ पे जीरो है, यहाँ पर जाकर +2 हो। ये क्यों हुई है यहाँ पे? क्योंकि आयरन जो है कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है। तो आयरन का जो सल्फेट के साथ रिएक्शन है, आयरन की सल्फेट के साथ अफिनिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू कॉपर की जो सल्फेट के साथ अफिनिटी। ठीक हो गया? आयरन की सल्फेट के साथ जो अट्रैक्शन है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है एज कंपेयर टू जो कॉपर की सल्फेट के साथ अट्रैक्शन है। ठीक है? तो आयरन जो है वो फौरन जीरो से +2 फॉर्म में चलेगी। अब ये +2 फॉर्म में कैसे गई? बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हम कहते हैं आयरन की ऑक्सीडेशन हो गई। अच्छा, अब कॉपर जो कि ऑलरेडी +2 फॉर्म में थी, ठीक है, अब ये जीरो में चलेगी। लेकिन ये जीरो में कैसे चलेगी? इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए। ठीक है? नहीं बेटे, ये एग्जांपल जो है आपको केमिस्ट्री में मिलेगी। मैं सिर्फ आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन का कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, इसके बाद हम रीडिंग करेंगे बुक। ठीक है? कॉपर जो है +2 फॉर्म में और यहाँ पर जीरो में चले गई है, तो इसका मतलब कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, तो वो +2 से जीरो में गई। ठीक हो गया? तो हम कहते हैं कॉपर की रिडक्शन हो गई। तो ये ऐसा रिएक्शन है जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों इन्वॉल्व हैं। दैट्स व्हाई दिस रिएक्शन इज नोन एज रिडॉक्स रिएक्शन। आई होप कि ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया तो प्लीज मुझे चैट बॉक्स में बताइए। जी, गुड, शाबाश। क्योंकि अब मैं आपको बुक वाली एग्जांपल बताऊंगा जो बुक में लिखी हुई है। गुड, समझ आया? गुड, शाबाश बेटा, गुड हो गया। अब मैं आपको बुक वाली एग्जांपल समझाता हूँ। बुक में जो एग्जांपल दी गई है वो ऑक्सीजन की दी गई है, O2।
अब ये देखें, जो O2 है, इसको अगर हम बॉन्ड की, ओके मैं बड़ा करके लिखूं, अब ये जो O2 है, इसको अगर हम बॉन्डिंग की फॉर्म में लिखें तो इस तरह लिखा जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन ऑक्सीजन के दरमियान डबल कोवलेंट बॉन्ड होता है। ठीक हो गया, क्योंकि ऑक्सीजन ऑक्सीजन के दरमियान डबल कोवलेंट बॉन्ड है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब इस वक्त ये वाली ऑक्सीजन और ये वाली जो ऑक्सीजन है, दे आर इन स्टेबल फॉर्मेशन, ये स्टेबल है, ये ना तो अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेंगी ना इलेक्ट्रॉन गेन करेंगी, क्योंकि इन्होंने अपना अपना एक इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर किया हुआ है, दैट्स व्हाई दे आर स्टेबल। तो जब इलेक्ट्रॉन जो है इसके अंदर इस फॉर्म में मौजूद है कि वो स्टेबल है, ना वो शेयर कर रहे हैं ना वो गेन कर रहे हैं ना वो लूज कर रहे हैं, सॉरी शेयर किया हुआ है, शेयर किया हुआ है, ना वो लूज कर रहे हैं ना वो गेन कर रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में कोवलेंट बॉन्डिंग फॉर्मेशन होती है, तो वो फिर स्टेबल फॉर्म में होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव नहीं कर रहा, ना वो निकल रहा है ना वो गेन हो रहा है, तो हम कहते हैं कि स्टेबल फॉर्म में। तो यहाँ पर कोई रिडक्शन नहीं हो रही, कोई ऑक्सीडेशन नहीं हो रही। लेकिन जैसे ही ये कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक होगा, जब ये कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक होगा तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो या तो वो लूज होंगे या वो गेन होंगे। कैसे होगा? ये ऑक्सीजन जो है, फॉर एग्जांपल, ये मैंने एक इक्वेशन लिखी है, ये हाइड्रोजन है, ठीक है, हाइड्रोजन इस फॉर्म में मौजूद है, ये, और ऑक्सीजन किस फॉर्म में है? इस तरह से। लेकिन यहां पर क्या हुआ? यहां पर इस तरह बॉन्ड फॉर्मेशन। अब यहां पर क्या हुआ है, ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन जो आपस में इन्होंने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया हुआ था, यहां से ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, इसी तरह यहां से ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, ठीक है। और ये जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के दोनों बॉन्ड्स यहां से ब्रेक हुए, तो इसका मतलब इनके इलेक्ट्रॉन अब स्टेबल फॉर्मेशन में नहीं रहे, अब वो फ्री हो गए। तो जब फ्री हुए तो दो हाइड्रोजन ने एक ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन कर ली, और यहाँ पे भी दो हाइड्रोजन ने एक ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन कर ली। इसका मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का गेन और लॉस हो गया, ठीक है। तो हम कहते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन्स जो हैं स्टेबल फॉर्मेशन में होते हैं तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं होती है, लेकिन जैसे ही वो अपनी स्टेबल फॉर्मेशन से बाहर निकलेंगे, या तो उनका गेन होगा या लॉस होगा। तो उनकी ऑक्सीडेशन होगी अगर तो लॉस हो गया, अगर गेन हो गए तो रिडक्शन हो जाए। ये बुक में एग्जांपल मौजूद है। बेटे आप गौर से देखें, ऑक्सीजन की एग्जांपल बुक में दी गई है, ठीक है। अच्छा, अब हम जो है इस चैप्टर की मैं आपको रीडिंग करवाता हूँ। अगर आपके पास बुक्स हैं तो अपनी बुक्स खोल लीजिए, अदरवाइज ये मैं स्क्रीन पे शेयर कर रहा हूँ, ये स्क्रीन पे आप लोगों को नजर आ जाता है। जी, स्क्रीन नजर आ रही है आप लोगों को? जी, बेहतर है कि आप लोग अभी स्क्रीन पे आ जाएं। ठीक हो गया? मैं यहाँ से आपको सारे कॉन्सेप्ट बताता हूँ। देखें, ये तो जो है ये पहला पैराग्राफ जो है, ये तो वही कॉन्सेप्ट बताएगा जो मैंने आपको शुरू में बताया कि काइनेटिक एनर्जी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी क्या है। ये आप लोग खुद भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें से कोई क्वेश्चन तो आना नहीं। मैं यहाँ पे बताता हूँ, बायो एनर्जेटिक्स एंड द रोल ऑफ एटी। हाँ, बायो एनर्जेटिक्स इज द स्टडी ऑफ एनर्जी रिलेशनशिप्स एंड द एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, कन्वर्जन्स इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। बायो एनर्जेटिक्स क्या है कि एनर्जी का जो ताल्लुक है आपस में, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का आपस में एक ताल्लुक है। फिर एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन, काइनेटिक एनर्जी कैसे पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, पोटेंशियल एनर्जी कैसे काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है, ये एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन कन्वर्जन के, एनर्जी का आपस में रिलेशनशिप और उसकी जो आपस में ट्रांसफॉर्मेशन है, कन्वर्जन है, उसको हम उसकी स्टडी को बायो एनर्जेटिक्स कहते हैं। ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन एनर्जी बाय मेटाबोलाइजिंग द फूड दे ईट और प्रिपेयर। जो ऑर्गेनिजम्स हैं
कैसे एनर्जी हासिल करते हैं? जो फूड उन्होंने खाई होती है उसकी मेटाबॉलिज्म के जरिए। फूड कंटेन्स पोटेंशियल एनर्जी इन इट्स बॉन्ड्स। मैंने अभी आपको बताया कि फूड के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स हैं और उनके दरमियान जो केमिकल बॉन्ड्स हैं वो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म है। When these bonds are broken down, a large amount of kinetic energy is released. क्योंकि इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन जो है वो निकलते हैं जब बॉन्ड ब्रेक हो, तो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट जो है वो काइनेटिक एनर्जी कहलाती है। सम ऑफ दिस एनर्जी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इन द बॉन्ड्स ऑफ एटीपी। अब ये एटीपी स्टैंड फॉर एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। हाँ जी बेटे, मीटिंग एक ही होगी यार। अब मैं इतना खुश हूं कि आप लोग तवज्जो से मेरी बात सुन रहे हैं और आप लोग मीटिंग की आपको पड़ी हुई है। आप इधर प्लीज तवज्जो कीजिए। सम ऑफ दिस एनर्जी स्टोर इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इन द बॉन्ड्स ऑफ एटीपी। अब एटीपी क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये आगे आप पता भी चल जाएगा आपको। ये दिस इज द मेन एनर्जी करेंसी इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी में आपके ज़हन में क्वेश्चन होगा कि वो जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, एनर्जी रिलीज होती है, वो किस फॉर्म में होती है? वो फॉर्म कहलाती है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये एक ऐसा कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है जो कि हमारी बॉडी में एनर्जी कन्वर्जन और एनर्जी रिलेशनशिप का जिम्मेदार है। यही वो मॉलिक्यूल है जो कि हमारी बॉडी में एक्सटेंसिवली पाया जाता है और यही जो है माइटोकॉन्ड्रिया जब एनर्जी जब हमारी फूड को मेटाबोलाइज करता है ना माइटोकॉन्ड्रिया, तो जब वो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो वो एटीपी के मॉलिक्यूल्स बनते हैं। ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन जो है वो एटीपी जो है गेन कर लेता है, तो हम कहते हैं कि एनर्जी इन द ऑर्गेनिज्म इज फाउंड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, while the rest escapes as a heat। कुछ एनर्जी जो है वो एटीपी की फॉर्म में आ जाएगी और कुछ जो है वो हीट की फॉर्म में एस्केप हो जाएगी, जिसकी वजह से हमारा बॉडी टेम्परेचर 37 रहता है और जो एडिशनल हीट होगी वो बॉडी से रिलीज हो जाएगी। The potential energy stored in the ATP is again transformed into kinetic energy to carry out all life activities। तो वो जो एटीपी के अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है वो दोबारा जो है काइनेटिक एनर्जी में ट्रांसफर होगी, ताकि जो हमारी जिंदगी की तमाम जो एक्टिविटीज हैं वो परफॉर्म की जा सके। हम भागते हैं, दौड़ते हैं, बैठते हैं, करवट लेते हैं, ये सारी जो चीजें ये जो हम परफॉर्म कर रहे हैं एक्टिविटीज, ये बिकॉज ऑफ एटीपी, बिकॉज ऑफ एनर्जी है। ठीक हो गया? अच्छा, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। Various life processes in organisms involve constant flow of energy। जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं इनमें बहुत सारे जो लाइफ प्रोसेसेस हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रहे हैं, उनमें एनर्जी का कांस्टेंट फ्लो हो रहा होता है। कैसे? दिस एनर्जी फ्लो कंप्राइजेस द एक्विजिशन, ट्रांसफॉर्मेशन एंड यूज ऑफ एनर्जी फॉर वेरियस लाइफ प्रोसेसेस लाइक ग्रोथ, मूवमेंट, रिप्रोडक्शन। वो जो एनर्जी फ्लो है, अब जो हमने खाना खाया है, वो जो उस खाने से एनर्जी जो निकली है, उस एनर्जी को गेन करना एक्विजिशन कहलाता है। ट्रांसफॉर्मेशन, उस एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करना, पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट करना, ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है, ताकि हमारी ग्रोथ हो सके, हम मूवमेंट में उस एनर्जी को इस्तेमाल कर सकें, और रिप्रोडक्शन। फॉर ऑल लाइफ प्रोसेसेस ऑक्सीडेशन रिडक्शंस रिडॉक्स रिएक्शंस आर डायरेक्ट सोर्स ऑफ एनर्जी। हमारे जितने भी लाइफ प्रोसेसेस हो रहे हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रहे हैं, उनमें रिडॉक्स रिएक्शन जो है वो डायरेक्टली इन्वॉल्व, और रिडॉक्स रिएक्शन के जरिए ही वो एनर्जी हमें गेन हो मिल रही है। रिडॉक्स रिएक्शंस इन्वॉल्व एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन एटम्स। अभी मैंने आपको आयरन और कॉपर सल्फेट की एग्जांपल दी है, ये एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है बिटवीन द एटम्स। द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन व्हाइल द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। अभी जो हमने एग्जांपल पढ़ी, आयरन ने इलेक्ट्रॉन को लूज किया तो उसकी ऑक्सीडेशन होगी, कॉपर ने वो इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए तो उसकी रिडक्शन होगी। Electrons can be an energy source. Definitely, can be energy source. It depends upon their location and arrangement in atoms. अब ये कॉन्सेप्ट क्या है कि it depends on upon their location and arrangement in atoms। इसकी एग्जांपल दी गई है। फॉर एग्जांपल, when they are present in oxygen। अब ये वो ऑक्सीजन वाली एग्जांपल आ गई है। ठीक है, जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता चल रहा था कि ऑक्सीजन नहीं है बुक में, बेटे बुक में ऑक्सीजन है। When they are present in oxygen, they make stable association with oxygen atom and are not good energy source। देखें, अभी जब मैंने आपको ये ये देखें जरा स्क्रीन, जब इलेक्ट्रॉन इस फॉर्म में मौजूद है, कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्म में मौजूद है, जब इलेक्ट्रॉन्स जो हैं
कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्म में मौजूद हैं और ऑक्सीजन, इस वाले ऑक्सीजन एटम के इलेक्ट्रॉन इस वाले ऑक्सीजन एटम के साथ शेयर्ड फॉर्म में है, तो दे आर नॉट गुड सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, वो स्टेबल एसोसिएशन है। जब तक ये बॉन्ड टूटेगा नहीं और दूसरी एसोसिएशन में नहीं आएगा, तो हम उस वक्त तक नहीं कह सकते कि इलेक्ट्रॉन गुड सोर्स ऑफ एनर्जी। जैसे ये बॉन्ड टूटेगा और ये इलेक्ट्रॉन जो है दूसरे एटम्स के साथ शेयर होंगे, तो हम कहते हैं कि एनर्जी गेन हुई है या एनर्जी का लॉस हुआ है, या इलेक्ट्रॉन गेन हुए या लॉस हुआ। ठीक हो गया जी। अच्छा, नाउ कमिंग टू द book. When they are present, hold on. When they are present in oxygen, they make stable association with the oxygen atom and are not good source of energy. But if electrons are dragged away from the oxygen, जब इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ऑक्सीजन से उनको निकाल लिया जाता है एंड अटैच टू सम अदर एटम, तो किसी दूसरे एटम के साथ उनको अटैच कर दिया जाता है, फॉर एग्जांपल कार्बन है या हाइड्रोजन है, दे मेक अनस्टेबल एसोसिएशन। जब एसोसिएशन अनस्टेबल बन जाएगी तो वो इजीली एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल मूव कर सकते हैं। दे ट्राई टू मूव बैक टू ऑक्सीजन एंड व्हेन दिस हैपेंस एनर्जी इज रिलीज। फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड है, ये देख रहे हैं आप यहाँ पर, कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन का एसोसिएशन कार्बन के साथ हुआ ये अनस्टेबल एसोसिएशन है। ये इसको हम इजीली ब्रेक कर सकते हैं, तो एनर्जी इसमें से निकलेगी। ठीक है, अब यहाँ पे ये क्या बताया गया कि जब कार्बन डाइऑक्साइड पे सनलाइट पड़ती है, आप लोगों ने 7th और 8th की बुक में ये पढ़ा हुआ है कि फोटोसिंथेसिस कैसे होती है, कि कार्बन डाइऑक्साइड उसमें इन्वॉल्व होती है। जब कार्बन डाइऑक्साइड पर जब लाइट पड़ती है तो कार्बन डाइऑक्साइड के बॉन्ड जो है ब्रेक हो जाते हैं, तो अनस्टेबल एसोसिएशन हो जाती है जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं। तो वो जो अनस्टेबल एसोसिएशन की वजह से फूड स्टफ बन जाता है। ठीक है, यहां से कार्बन है, ऑक्सीजन है और इसमें हाइड्रोजन का भी एडिशन हो गया, लेकिन अब बॉन्ड फॉर्मेशन डिफरेंट हो गई है। हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन हैज बीन टेकन प्लेस। जी, यहाँ पे मेरे पास क्वेश्चन है, कैन यू प्लीज शो द बोर्ड अगेन बिकॉज आफ्टर द लेक्चर। हाँ जी, मैं आपको बोर्ड दोबारा भी अभी अभी दिखा देता हूँ बेटे, अभी आपको दिखा देता हूँ, उसमें अगर कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछिए। जी, बोर्ड देख लीजिए। जी दानियाल। जी बेटे, इज देयर एनी क्वेश्चन? नहीं बेटे, यू डू नॉट नीड टू रीजॉइन द क्लास। मैं आपको इसी टाइम में आप लोगों को इंशाल्लाह अज़ीज़ जो है वो समझा कर आप लोगों को फ्री कर दूंगा। डोंट वरी, डोंट वरी। ठीक है, चलें जी। दानियाल बेटे, अगर टाइम खत्म भी हो जाता है तो मैं ये क्लास दोबारा न्यू क्या कहते हैं शुरू कर दूंगा, तो आप बाद में भी बोर्ड पे से ये सारा लेक्चर जो है वो जॉट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, ओके जी। ना, इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, इन लिविंग ऑर्गेनिज्म रिडॉक्स रिएक्शन इन्वॉल्व द लॉस एंड गेन ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। कुछ जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म उनमें लॉस और गेन ऑफ हाइड्रोजन एटम। ये हाइड्रोजन एटम कैसे, हमने तो अभी पढ़ा लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह ये है, वी नो दैट अ हाइड्रोजन एटम कंटेन्स वन प्रोटॉन एंड वन इलेक्ट्रॉन। अब हाइड्रोजन के अंदर सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। It means that when a molecule loses hydrogen atom, it actually loses an electron. So loss of electron oxidation है। And similarly, when a molecule gains hydrogen atom, it actually gains an electron, which is known as reduction. ठीक हो गया जी? अच्छा बेटे, यू डू नॉट नेसेसरीली मीन्स टू ज्वाइन। आपको दोबारा ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। जो 40 मिनट्स आपके हो गए हैं, दैट्स इट, दैट्स इनफ। मैंने उन स्टूडेंट्स के लिए कहा है कि जो बोर्ड पर से लेक्चर जो है नोट करना चाहते हैं अपनी कॉपी पे, तो मैं उनके लिए दोबारा मीटिंग स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, तो वो बोर्ड जो है उससे जो है वो अपना लेक्चर जो भी है नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक हो गया? अच्छा जी, आगे चलते हैं। ये देखें, ये एग्जांपल आपको बुक में मिल जाएगी, ये वाली जो एग्जांपल है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड कैसे फूड स्टफ में कन्वर्ट होती है फोटोसिंथेसिस के दौरान। फोटोसिंथेसिस के दौरान जो फूड बनती है हम उसे इस्तेमाल करते हैं और वो उससे एनर्जी रिलीज होती है ब्रेक डाउन की वजह से। वो एनर्जी किस फॉर्म में होती है, वो एनर्जी एटीपी की फॉर्म में होती है।
वो एटीपी जो है स्टोर भी हो जाता है और इससे हम काइनेटिक एनर्जी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसकी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, मेंटेनेंस और केमिकल सिंथेसिस। एक्टिव ट्रांसपोर्ट अभी हमने पढ़ा पिछले चैप्टर सेल्स वाले। ठीक हो गया जी। अब ये देखें, ये डायग्राम को जरा देखें। ये एक एटम है, इसने इलेक्ट्रॉन को जब लूज करना है, इट इज इसकी ऑक्सीडेशन हो जानी है, तो हम कहते हैं कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑक्सीडेशन कहलाता है। अब ये जो बी है, जो इसने इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं वो बी ने जाके गेन कर ली है। जब बी ने गेन कर लिया तो हम कहते हैं इसकी रिडक्शन हो। ठीक हो गया। अब ये डब्बा है, डब्बे को पढ़ लेते हैं। एटीपी वाज डिस्कवर्ड इन 1929 बाय कार्ल लोमैन। ये एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। And was proposed to be the main energy transfer molecule in the cell by the Nobel Prize winner Fritz Lipman in 1941। डिस्कवर कार्ल लोमन ने किया था और ये एनर्जी ट्रांसफर है मॉलिक्यूल, ये किसने कहा था? ये फ्रिट्ज लिपमन ने कहा था 1941। ठीक हो गया जी। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो एटीपी पे होगा कि एटीपी क्या है, ये किस तरह से बनता है, इसका क्या स्ट्रक्चर है और इसका क्या रोल है। ये नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे। एटीपी स्टैंड फॉर एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। बेटे ये हम कल पढ़ेंगे डिटेल में। रिडॉक्स रिएक्शन मीन वो रिएक्शन जिनमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहे होते हैं, उन्हें रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। नहीं जी, मैं 1 मिनट है, मैं आपके साथ अपनी ये बोर्ड शेयर कर रहा हूं, जिन्होंने नोट करना है दे मे नोट इट डाउन। ये जो आज मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया बेटे, इट विल नॉट ओनली हेल्प यू टू अंडरस्टैंड बायोलॉजी बट आल्सो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। ATP stands for adenosine triphosphate. We will discuss in detail this topic tomorrow.